नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं तरुण प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के जरिए पूरे यूपी में 40% उम्मीदवारी महिलाओं को दे रही हैं। आज ऐसी ही एक कैंडिडेट्स संभल से प्रत्याशी निदा अहमद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान पर। आपका एक परिचय ये भी है कि आप शुक पहले पत्रकार रह चुकी हैं और अब राजनीति में हैं। तो पहला सवाल तो यही, पॉलिटिक्स जर्नलिज्म से कैसे पॉलिटिक्स की तरफ आप घूम गई? देखिए, भूमिका मेरी अभी भी वही है। पहले वहाँ मैं जब गेस्ट को बिठाती थी डिबेट में तो उनसे सवाल पूछती थी और अब जब राजनीति की पिच पर मैं उतरी हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ के सियासतदानों से सवाल पूछ रही हूँ। तो भूमिका वही है, बस सवाल पूछने का तरीका जो है, वो भी वही है। लेकिन लोग बदल गए हैं, पहले एज़ अ गेस्ट आते थे डिबेट में उनसे सवाल करती थी। तो जो आवाज़ वहाँ उठाती थी सबके हक की, वही आवाज़ अब ज़मीन पर उतर कर उठा रही हूँ। तो राजनीति में भी सवाल पूछ रही हूँ, यहाँ के उन्हीं लोगों से जिनका अभी तक यहाँ पर कब्ज़ा था, क्योंकि मुझे पता है आपका अगला सवाल वही होगा कि मैं इस चुनौती को कैसे स्वीकार करूँगी। तो भूमिका वही है, बस मेरी जगह बदल गई है, स्टूडियो से निकल कर मैं अब लोगों के बीच हूँ, तो आवाज़ यहाँ पर अभी भी उनकी वैसी ही उठा रही हूँ, जैसे स्क्रीन पर उठाती थी। सवाल अभी भी पूछ रही हूँ। मैम, एक तो हम लोग पत्रकारिता के पेशे में हैं, तो सवाल तो सब कई बार उठाना आसान होता है, कई बार चीजें प्रश्न करना, लेकिन समाधान निकालना, संभल की क्या समस्या है और उसका समाधान निदा अहमद के पास क्या है? 5 प्रमुख समस्याएं जो आपको दिखती होंगी और उसका समाधान क्या है, या क्या एजेंडा लेकर आप जा रही हैं मतदाताओं के बीच में? सबसे बड़ी बात जो है, वो मेरे एजेंडे में शामिल है संभल का विकास। और संभल का विकास मुझे न सिर्फ़ ये ऐसा करना है कि मैं कह दूँ कि संभल का विकास करना है और मैं ना करूँ। मुझे संभल का विकास इतनी आगे तक जाकर करना है कि मुझे अपने संभल शहर को, अपनी संभल विधानसभा सीट को ऐसा बना देना है कि यहाँ का कोई भी इंसान, मेरे संभल वासी अपनी किसी ज़रूरत के लिए बाहर ना जाए, बल्कि बाहर के लोग मेरे संभल आएँ। तो मुझे अपने संभल का विकास इतनी हद तक करना है कि यहाँ पर जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो मैं चाहती हूँ कि उनकी वो यहीं पर हल हो, उनकी वो यहीं सॉल्व हो। आज मैंने अपना नामांकन कराया है। उस नामांकन के लिए भी मुझे कई किलोमीटर दूर चल के बेजोई जाना पड़ा है और जबकि ये अधिकार सबसे पहले संभल का, यहीं के लोगों का है, तो मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले मुख्यालय को भी यहाँ पर लाने की। इसके अलावा वो कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं आगे बढ़ूँगी, वो भी आप सुन लीजिए। क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी मुद्दा, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान हुआ हो या जिसका हल हुआ हो। क्योंकि अभी तक जिन लोगों की सरकारें यहाँ पर रही हैं, उन्होंने सिर्फ़ अपना विकास किया है, लेकिन संभल के अवाम की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया, किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि अगर वो लोग सोचते संभल के बारे में, तो आज यहाँ पर उनके सामने मैं एज़ अ कैंडिडेट खड़े होकर फाइट नहीं कर रही होती। और सबसे बड़ी बात ये है कि संभल में जो मेरे 5 मुद्दे आपने कहे, चलिए मैं जल्दी से सबसे पहले वो बता देती हूँ आपको कि सबसे पहली बात मैंने आपसे संभल के विकास की, कि अब संभल का अगर विकास होगा तो उनमें कौन-कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिन्हें करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन को मुझे लेकर के आना है और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का रुझान इतना बढ़ाना है और शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए इतने काम करने हैं कि उन्हें कोई भी कोर्स करने के लिए, कोई भी डिप्लोमा करने के लिए संभल से बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, लेकिन अगर उन्हें 1 साल का भी डिप्लोमा करना है, 2 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स करना है, उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे संभल के बच्चे मुरादाबाद का रुख ना करें, दिल्ली का रुख ना करें, उन्हें संभल में ही मैं एजुकेशन में वो तमाम चीज़ें दूँ, जिससे सारे डिप्लोमा वो यहाँ कर सकें। इसके अलावा अगर मैं आती हूँ लड़कियों पर, तो लड़कियों के लिए कोई भी यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी यहाँ पर संभल की जो मेरी लड़कियाँ हैं, क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उनके लिए मैं लड़ूँगी और यहाँ पर मैं डिग्री कॉलेज की व्यवस्था उनके लिए करूँगी। इसके अलावा यहाँ के अगर मैं रोडवेज़ की बात करूँ, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, आप अगर देखेंगे तो मेरे पेज पर जाकर मेरे सब सोशल अकाउंट पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। यहाँ का संभल का रोडवेज़ इतना बदहाल है कि आज वो बदहाली के आँसू रो रहा है और हर किसी से पूछ रहा है कि मेरी क्या गलती थी, आप मुझे कब सही करेंगे? क्योंकि रोडवेज़ इतनी खस्ता हालत में, बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर मैं संभल शहर से बाकी और शहर की कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो यहाँ पर 2 से 3 से ज़्यादा शहरों को लोग की जो कनेक्टिविटी है, वो नहीं है। लोग यहाँ से सफ़र बाकी और शहरों को नहीं कर सकते, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरी जगह से बस पकड़नी पड़ती है, तब वो जाकर के कहीं और पहुँच पाते हैं। तो मेरी कनेक्टिविटी पर ज़ोर रहेगा यहाँ पर, एजुकेशन के क्षेत्र में मुझे काम करना है यहाँ पर, लाइब्रेरी, एक तीसरा जो मुद्दा आपने कहा, मेरे 5 मुद्दों में वो मैं आपको गिना रही हूँ। तीसरा जो है लाइब्रेरी,
मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो ये रहेगी कि मैं अपने संभल शहर में लाइब्रेरी की व्यवस्था कर सकूं, और उसके लिए न सिर्फ लाइब्रेरी की व्यवस्था जो है बड़े क्लासेस के लिए नहीं, बल्कि नर्सरी क्लास से लेकर और बड़े क्लासेस तक मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम लोग आसानी से लाइब्रेरी यहाँ पर हो और वहां पर जाकर वो अपनी पढ़ाई कर सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, चौथा जो मुद्दा है संभल का, वो है पानी की निकासी। और पानी की निकासी का मुद्दा मैं क्यों उठा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे भाई बहन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ड्रेस गंदी हो जाती है क्योंकि पानी की निकासी की समस्या बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो मेरे बहन भाई मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो पाक जगह जा रहे हैं, साफ जगह जा रहे हैं, दिल से प्रार्थना करने जा रहे हैं, दुआ करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। मंदिर जाना है तो उन्हीं गंदे कपड़ों में जाना है, क्योंकि सड़कें यहाँ कितनी बदहाल है, पानी की निकासी नहीं है। तो पानी की निकासी जो है वो एक अहम मुद्दा मेरा रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं 5वीं बात करूं, तो आप मीडिया से मेरे साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैं अपने यहाँ पर एक मीडिया सेंटर भी खोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैंने फील्ड में भी रिपोर्टिंग की है, और मीडिया में हम लोग, आपको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि कैसे जब सुबह को निकलते हैं घर से बाहर, तो हमें नहीं पता होता कि रात को भी लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर दिन में जिस स्टोरी पर जा रहे हैं वहां पर हमें खाने पीने का कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं एक मीडिया सेंटर की भी व्यवस्था अपने संभल शहर में करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जो जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर, अब बात हो जाएगी कि मैं अपने प्रोफेशनल के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन जब मैं संभल के हर लोगों के बारे में सोच रही हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने मीडिया भाई बंधुओं के लिए भी सोचूं। तो उनके लिए मैं एक मीडिया सेंटर की व्यवस्था यहाँ पर करना चाहती हूँ, ताकि कम से कम अगर वो घर से बाहर निकले, किसी स्टोरी पर वो कवर कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, और पूरी मेहनत से हम मीडिया कर्मी काम करते हैं, तो उनका एक ठिकाना ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें पता हो कि वो घर से कभी भी निकले या स्टोरी से वो कभी भी लौट कर आए, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था वहां पर हो, उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर हो। तो मीडिया सेंटर की भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको यहाँ पर स्थापित करूं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देखिए, अब केंद्र सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, और इंशाल्लाह मैं ये अपनी मांग वहां भी उठाऊंगी और वहां से भी बजट लेकर आऊंगी। रेलवे की दिक्कत है, एक सिंगल मेरा संभल शहर ऐसा है, आप सुन के मेरी बात हंसेंगे जो मैं अगली बात कहने जा रही हूँ, कि आपने अभी तक आज तक जहां पर भी रेलवे स्टेशन देखा होगा, ये रेलवे की पटरी आपने देखी होगी कि ट्रेनें जहां से गुजरती हैं, तो जहां तक दूर तक नजर जाती है तो पटरी खत्म नहीं होती है। आप चाहे राइट देखिए, आप चाहे लेफ्ट देखिए, लेकिन मेरा संभल एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर पटरी खत्म हो जाती है। और जब शुरुआत में मैं जाकर देखी तो मुझे खुद हैरानी होती थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। तो यहाँ पर मुझे रेलवे के लिए भी बहुत कुछ अपने बजट में पास करवाना है। तो इंशाल्लाह आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, दुआएं कीजिए, और एक सही उम्मीदवार को आप लोग जिताइए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, अब चलिए ठीक है, आप सवाल पूछिए, क्योंकि सारी भूमिका शायद नहीं, मैं ये चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि सब तो ठीक है, प्रियंका गांधी कहाँ है इस पूरे चुनावी समर में? अभी फिलहाल वो सारा सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, तो दिल्ली से कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन भी लॉन्च कर दिया उन्होंने, लेकिन बीच में कुछ दिन थी, लेकिन अब फिर से एक बार जब चुनावी समर, जब गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा जैसी पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, तो उस दौर में प्रियंका गांधी कहाँ है? मतलब आप ये चाहते हैं कि अमित शाह साहब, बीजेपी पार्टी जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से खुद के चेहरे पे मास्क नहीं है, भीड़ को साथ लेके चल रहे हैं, और उसी भीड़ को खड़े होकर ये संदेश दे रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। आप क्या चाहते हैं उसी तरीके से हम भी भीड़ इकट्ठा करें? हमें ख्याल है पंजाब में तो भी तो हो रहा है। हमें ख्याल है लोगों की जिंदगी सबसे पहले हम कैसे सुरक्षित कर सके, और ऐसा नहीं है कि प्रियंका दीदी जमीन पर नहीं है, वो सब कुछ उनके आदेश पर ही हो रहा है, और इंशाल्लाह संभल में भी बहुत जल्दी वो आपको नजर आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, मैं खुद इस बात का बहुत ख्याल रख रही हूँ कि कोई भी गलती ऐसी ना हो। कोविड महामारी है, तो दोस्त आप ये पत्रकार होकर कैसा मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? आपको भी हम सबके मैं इसलिए सवाल किया कि ऐसी चीज को जब वो आएंगे तो आप उसको भी इशू बना लेंगे। नहीं, मैं आज 25 जनवरी की हम ये बातचीत रिकॉर्ड करें, और आज ही खबर आई है कि जालंधर में राहुल गांधी वर्चुअल रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। जब राहुल गांधी 27 तारीख को वर्चुअल रैली करने जालंधर जा सकते हैं, तो प्रियंका गांधी भी तो संभल या उत्तर प्रदेश या अन्य शहरों में तो आ सकती हैं। उनको लेकर कोई घोषणा नहीं हुई, इसलिए मैं पूछा आपसे। नहीं, आएंगी, वो सब जगह आएंगी। थोड़ा-सा हम लोगों की जो रुकावट है, पहले 22 तारीख का इंतज़ार था कि 22 के बाद में अगर रैलियाँ होती हैं, तो वो ज़रूर आएंगी, लेकिन 22 के बाद फिर ये पाबंदी बढ़ा देगी 30 तारीख तक। तो आप इंतज़ार कीजिए, 30 तारीख के बाद जैसे-जैसे धीरे-धीरे पाबंदियाँ ढीली होंगी, तो सब आएंगे। एक सवाल आपसे कि जिस दिन हम बातचीत और कर रहे हैं, उस दिन आपकी पार्टी को एक और नुकसान हुआ है। आरपीएन सिंह पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उस पर आपकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कायर लोग लड़ नहीं सकते। आपका क्या कमेंट होगा? एक बड़े नेता पूर्वांचल के माने जाते हैं। पूर्वोत्तर से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इमरान मसूद हो, जितिन प्रसाद हो, अदिति सिंह हो, और फिर अब आज आरपीएन सिंह।
बड़ा झटका है। किस तरह से देखती हैं फिलहाल आप इस पूरे जो आज कुछ हुआ है घटनाक्रम? किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप भी राजनीति को अच्छे से समझते हैं और राजनीति एक ऐसी जगह है, कब कौन किसका दोस्त हो जाए, किसका दुश्मन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो गए हैं, उनका निजी ये फैसला हो सकता है, उनका व्यक्तिगत ये फैसला हो सकता है। लेकिन इस तरीके से अगर सिर्फ़ आप कांग्रेस पार्टी को कहना बड़ा झटका है, तो आपको याद होगा कि बहुत से लोग यहाँ पर जब चुनाव नज़दीक आते हैं, तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सिलसिला हर पार्टी में चलता है। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ लोग साथ छोड़ते हैं, चले जाते हैं। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि संभल में जो संभल की राजनीति है, आपके सामने सपा के विधायक हैं और भाजपा की, उस चुनौती को कैसे देख रही हैं और किस तरह से उनके खिलाफ क्या आपकी रणनीति है? किस तरह से आप जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, तो क्या मुद्दे उठा रही हैं? उनसे खासकर सपा और ये सपा की सरकार आप काफ़ी लंबे वक़्त से कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं है। तो अब उस पिछली बार कांग्रेस ने मिलकर भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का सपा के साथ। तो अभी हाल-फिलहाल में किस तरह से आप काउंटर कर रही हैं सपा के प्रत्याशियों को और बीजेपी के प्रत्याशी जो भी अपोनेंट हैं आपके? मुझे तो कुछ काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि मेरे संभल की जो आवाम है, जो जनता है, वो अब जागरूक हो चुकी है और वो बदलाव चाहती है। और उसने मन बना लिया है कि जब तक बदलेंगे नहीं, तो कुछ बदलाव आएगा नहीं। तो इस बार वो अपने विधायक को बदलने जा रहे हैं क्योंकि अगर विधायक साहब को बदलने का मूड नहीं होता, तो मुझे जितना प्यार, जितना सपोर्ट, जितना समर्थन लोगों को मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा होता। और इस बार यहाँ की जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि वो कम से कम जो बदलाव की शुरुआत है, तो वो शुरुआत इसी चीज़ से होगी कि सबसे पहले वो विधायक साहब को बदलेंगे। क्योंकि अगर विधायक साहब ने यहाँ पर कुछ किया होता, तो 25 सालों में संभल इतना बदहाल ना होता। विधायक साहब ने अगर 25 सालों में संभल के बारे में सोचा होता, तो आज विकल्प के तौर पर लोगों को मैं नज़र नहीं आती। विधायक साहब ने अगर इन 25 सालों में 5 काम भी किए होते, तो आज लोग जो मुझे समर्थन दे रहे हैं या फिर मैं जो उनके सामने एज़ अ कैंडिडेट मुकाबला कर रही हूँ, तो मैं भी खड़ी नहीं होती क्योंकि अगर मेरे संभल का विकास हो रहा होता, मेरे संभल वासियों की ज़रूरतें पूरी हो रही होती, मेरे संभल की तरफ वो ध्यान देते और यहाँ पर विकास करते, तो मुझे भी ज़रूरत ज़ाहिर-सी बात है उन्हीं लोगों की होती। तो इस बार संभल विकास को चुनेगा और नेताओं को नहीं, बेटी को चुनेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि मैम ये थोड़ा सवाल है नहीं, बस ये लास्ट वाला ही सवाल है, आखिरी है कि ये बता दीजिए कि ये टिकट मिलता कैसे है? कांग्रेस में क्या प्रक्रिया है? क्योंकि अब तो टिकट आपके पास है। तो जो लोग भी आपको देख रहे हैं, लड़कियाँ देख रही हैं, जिनको चुनाव-उनाव लड़ना होगा, कैसे टिकट का प्रोसेस क्या है? कई बार ये इस तरह का प्रोसेस होता है कि पता नहीं चलता है। क्योंकि आप पत्रकार हैं इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है कांग्रेस में टिकट मिलने की? आप कैसे जॉइनिंग हुई और किस तरह का प्रोसेस था आपका? कमाल है एक पत्रकार होके दूसरे पत्रकार से आप ये ज़ोर डाल रहे हो कि आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, तो यही सवाल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी पत्रकार हैं, तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि टिकट कैसे मिलता है। तो दोस्त ये सवाल तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि कैसे मिलता है। नहीं, मैं तो आम दर्शक के लिए जानना चाह रहा था कि कांग्रेस की प्रक्रिया क्या है, किस तरह सुनी? क्योंकि उन्होंने कहा कि 40% उम्मीदवारी हम महिलाओं को दे रहे हैं, उन्होंने घोषित भी किया, उसमें दिखा है। तो मैं उस दृष्टि से जी। 40% की हिस्सेदारी महिलाओं की रखी है, 40% हिस्सेदारी युवाओं की रखी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब 40% महिलाओं की हिस्सेदारी रखी है, तो तमाम उन जगह से जहाँ पर महिलाएँ शिक्षित हैं या जहाँ पर महिलाएँ अपने समाज के विकास में आगे आ रही हैं या फिर जहाँ पर समाज में महिलाएँ जो आगे बढ़कर कुछ और महिलाओं को शिक्षित कर सकती हैं, कुछ और महिलाओं के बारे में विकास को कर सकती हैं, तो कांग्रेस ने सभी ऐसी महिलाएँ चुनी हैं। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के नहीं बल्कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो महिलाएँ बहुत सी ऐसी हैं जो काफ़ी लंबे वक़्त से अन्याय झेल रही हैं। खुद कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर टिकट के लिए कम से कम शायद पैसों की बोली तो नहीं लगती, बाकी और पार्टियों की तरह। बाकी और पार्टियों को मैं ज़िक्र क्या करूँ, पत्रकार हैं आप, आपको अच्छी तरह पता होगा कि टिकट के नाम पर कैसे घूस ली जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो टिकट भी देती है, मौका भी देती है और आपको लड़ाती भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी कि जिसने अभी तक सत्ता में आए या ना आए, हार या जीत की चिंता किए बिना महिलाओं को उनके हिस्सेदारी दी है, महिलाओं को उनका हक दिया है और उन्हें इस काबिल वो समझ रही है कि वो अपने लिए लड़ेंगी, अपने क्षेत्र का विकास करेंगी। तो इस पर भी आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि टिकट आपको मिल कैसे गया? नहीं मैम, ये सवाल नहीं था मिल कैसे गया? मैंने कहा कि एक प्रोसेस होता है, कई बार जो आम दर्शक होता है तो उसको कई बार ये प्रोसेस नहीं पता क्योंकि आप पत्रकार रही हैं, तो मैं इसलिए बस इस दृष्टिकोण से पूछा कि क्या प्रोसेस था, किस तरह से क्या स्क्रीनिंग हुई या कुछ ऐसा कुछ था? क्योंकि कई बार हमें देखा कि आपने जो कहा ना कि कई बार पार्टियों के हेडक्वार्टरों के लोग चक्कर लगाते हैं, फिर भाजपा का अपना उनको सर्वे वगैरह कराते हैं। तो मैं इसलिए पूछा कि कांग्रेस में जब आपका चयन हो रहा था या आप जैसे तमाम तो क्या प्रक्रिया थी? नहीं लगती दोस्त। कांग्रेस में
कांग्रेस में कभी भी टिकटों के लिए बोली नहीं लगती, क्योंकि कांग्रेस एक मोटी रकम कभी नहीं लेती टिकटों के लिए। कांग्रेस उन लोगों को बढ़ाती है जो आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस उन लोगों को आगे लेकर आती है जो अपने समाज में अपने लोगों की बेहतरी के लिए सोचे, विकास करें। थैंक यू सो मच दोस्त। 15 मिनट 25 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे साथ आज बातचीत कर रही थी संभल से कांग्रेस की प्रत्याशी निदा अहमद जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको चुनाव के लिए। आप देख रहे थे हिंदुस्तान। नमस्कार।